हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का, और ये लास्ट क्लास है। इसके बाद आप हमें बताना कि नेक्स्ट कौन सा यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था उसमें हम देखेंगे एनजीओ सिविल सोसाइटी कंपेन क्या होती है। व्हाट इज सिविल सोसाइटी? सिविल सोसाइटी होती क्या है? सिविल सोसाइटी रेफर टू द प्लेस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड मार्केट बिजनेसमैन where people came together voluntarily to express their interests, values and identities. सिविल सोसाइटी वो थर्ड सेक्टर है जो ना गवर्नमेंट है और ना बिजनेस में, बल्कि लोगों का सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो समाज मुद्दों पर काम करता है, जैसे राइट्स, इन्वायरमेंट, एजुकेशन। सिविल सोसाइटी तो सिविल सोसाइटी ऐसी होती है, ना वो गवर्नमेंट के हित में मतलब ना वो गवर्नमेंट ना बिजनेस में कुछ होता है, तो वो सिर्फ एक वेल ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है जो सिर्फ क्या करता है, अपना काम करता है, जो इन्वायरमेंट सोसाइटी को क्या करे, बेनिफिशियल करे, उसकी हेल्प हो, जिससे क्या हो, लोग सोसाइटी अपलिफ्ट हो, ग्रो हो। तो अब हमारा ये सिविल सोसाइटी हो गया। सिविल सोसाइटी का एक ऐसा समाज जहाँ पे क्या हो, इक्वली ट्रीट किया जाए, उसके ऊपर राइट्स वगैरह हों, इन्वायरमेंट्स के ऊपर बात हो, एजुकेशन के ऊपर बात हो, जिसको सिविल सोसाइटी कहते हैं। अब हमारा ये है कि एनजीओ कहता है। एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दीज वॉलेंट्री नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट होती हैं, लोगों इशू पर काम करती हैं। तो आप ये देख सकते हैं एनजीओ एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों की हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे या कहीं पे कुछ फ्लड आ गया, कुछ आ गया, तो वहाँ पे जो है वो लोगों की हेल्पफुल के लिए एनजीओ आ जाती है। क्या करती है, लोगों की हेल्प करती है, लोगों को वहाँ से निकालती है, लोगों को इकोनॉमिक फाइनेंशियली जो है अपलिफ्ट करती है, लोगों की हेल्प करती है। तो इसको हम बोलते हैं एनजीओ होती है। एनजीओ होती है ये क्या होती है, एक प्राइवेट होती है जहाँ पे लोग क्या करें, मिल के काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि कहीं फ्लड आ गया तो वो एनजीओ होगी, वो अपना काम करेगी, पहले उनको अपलिफ्ट करेगी, फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो हेल्प करेगी, जिससे क्या होगा, सोसाइटी जो अच्छे से चलेगी। तो हम अगर देखा जाएगा इसका एनजीओ का फीचर क्या है, तो इसमें ये देख सकते हैं, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट लॉबी चलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्लीन मिशन वाले एनजीओ होते हैं। इसमें ये होता है कि ये नहीं होता है कि हर बंदे को क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, कुछ अमीर हो गए। इसमें यह है कि हर बंदे उन क्लीन मिशन ये होता है कि हम क्या करें, हर इंसान की जो हेल्पफुल करें। तो अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक की, तो सबसे पहले ये है प्राइवेट इंडिपेंडेंस होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एनजीओ सरकारी कंट्रोल में नहीं होता, अपनी खुद की आइडेंटिफाई से ऑपरेट करते हैं। नॉन प्रॉफिट होता है, इसमें पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है। लॉबी ग्रुप होता है, ये लोगों का ग्रुप और प्रेजेंस किस डलता है। नॉन प्रॉफिट होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन काम में इन्वेस्ट करती है। क्लियर ऑब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है कि जैसे इन्वायरमेंट या ह्यूमन राइट। तो एनजीओ का मेन मसला ये मतलब मेन पर्पस ये होता है कि वो सबसे वो प्राइवेट होता है। प्राइवेट मीन्स कि वो गवर्नमेंट की या किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। इसमें ये होता है कि लोग मिल के काम करते हैं, लोग मिल के एक ग्रुप बनाते हैं, उसको एनजीओ का नाम देते हैं, जिससे ये कहते हैं कि वो क्या करते हैं, उनका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट को, पब्लिक को, सोसाइटी को क्या करे, अपलिफ्ट करे, सोसाइटी की हेल्प करे। और उसमें जो है कि इसमें क्या होता है, पॉलिसी बनता है, और उसके बाद और लोगों की जो हेल्प होती है। इसका मेन डिफाइन ये होता है कि वो इन्वायरमेंट्स राइट, ह्यूमन राइट्स, एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो उसके ऊपर काम करते हैं। अगर हम बात करें रोल्स ऑफ एनजीओ और सिविल सोसाइटी का क्या है, तो सबसे पहले ये देख सकते हैं राइजिंग अवेयरनेस। सबसे पहले ये करते हैं कि अवेयरनेस करते हैं, लोगों को एजुकेट कैसे, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, वुमेन्स राइट होगी, आरटीए ये हो गया। और उसके बाद एडवोकेसी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एजेंसी पॉलिसी के लिए लॉबी करती हैं। सर्विस प्रोविजन की बात करें जिसमें ग्रॉस लेवल के देते हैं, मॉनेटरी जो होता है हिसाब लेना। प्रमोटिंग होता है कि मिलजुल के काम करें, डेमोक्रेसी के सिटीजन को इम्प्रूव करना। ठीक, तो आपको इतना तो पता ही है कि मतलब एनजीओ और सिविल सोसाइटी में डिफरेंस क्या पता चल मतलब हो गया। तो आप टाइप देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल टाइप्स, ह्यूमन राइट टाइप्स, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन। तो एजुकेशन में आप देखते हैं मिड डे मील हो गया, चाइल्ड गर्ल एजुकेशन हो गई, अडल्ट लिटरेसी हो गई। तो आप ये कह सकते हैं एनजीओ जो है अलग अलग मुद्दों पे काम करती है, जिससे क्या हो कि गवर्नमेंट को दिखाती है कि आप इन पे काम करें। ठीक, अगर हम बात करें कि ट्रिक जो रिमेंबर करें, जो कंपेन हुई है, इसमें ये चिपको, साइलेंट, नर्मदा, आरटीआर, निरीबिया। तो ये देख सकते हैं। अगर कंपेन की बात करें, सबसे पहले चिपको मूवमेंट से हुई थी, जिसका हम क्या कर सकते हैं, तो जिसमें क्या हो गया, लोग क्या कहते हैं, ट्रीज को मतलब गले में लगा के मतलब ये कहते थे कि डिफॉरेस्टेशन को, जो जंगलात हैं उसको काटा नहीं जाए। फिर उसके बाद सेव साइलेंट वैली थी, इसमें ये कहा गया था डी इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को सेव कर रहे हैं। फर्स्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन था, आर्ट की मूवमेंट थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात हुई थी, जिसमें लोकपाल आया था।
उसके बाद आप देख सकते निर्भया मूवमेंट से इसमें क्या कहा गया था, नेशनल वाइड जो जो दिल्ली गैंग रेप हुआ उसके ऊपर बात की थी। मतलब ये क्या था, एनजीओ और सिविल सोसाइटी में ये क्या कहा रहे थे कि कुछ ऐसे गलत या कुछ चीज़ें हो रही थी उसको ठीक करने के लिए बात करें। अगर हम समरी की बात करें उसमें ये कहा गया था कि सिविल सोसाइटी क्या करती है, स्टेट मार्केट बनाती है, पब्लिक को इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, और जो एनजीओ होती है वो मतलब इंडिपेंडेंट होती है और सोशल गुड्स की बात करती है। अब इन एनजीओ का मतलब होता है अवेयरनेस एडवांसिस सर्विस मॉनिटरी पब्लिक पार्टिसिपेंट की बात करती है। ठीक, अगर हम 1 मिनट में समझे या 1 सेकंड में समझे तो इसमें ये कह सकते हैं एनजीओ जो थी वो नॉन प्रॉफिट प्रोवाइड करती थी लोगों को, मतलब बैकग्राउंड में अच्छे से उसके ऊपर काम करती थी, जिससे क्या हो कि लोग अपने काम पे काम करें, और उसके बाद जो भी मतलब कुछ ऐसा गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है जिसकी वजह से क्या करें, लोगों को एजुकेट करके उसके ऊपर काम किया जाए। ठीक, तो अगर आप क्रोनोलॉजी देख सकते हैं, चिपको मूवमेंट थी वो 1973 की बात हुई थी, 1880 में सेव साइलेंट वैली मूवमेंट हुई थी, 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन था। ये आप डेट्स याद रखना, एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और इसके अब आप लीडर्स देख सकते हैं। ठीक, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन का कौन था, मृदा पटकर थे। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1990 में MKS राइट टू इंफॉर्मेशन RTA मूवमेंट थी, जो एक्ट पास हुआ था 2005 में। तो इसमें क्या फोकस किया था, ट्रांसपेरेंसी होने से, अकाउंटेबिलिटी होने से, गवर्नेंस की बात हो गई थी। और 2001 में जो था लोक सत्ता मूवमेंट थी, इसमें कहा गया था इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म की बात की थी। 2011 में जो था IAC जो था लोकपाल बिल के ऊपर बात की थी, जिसने अन्ना हजारा जो अरविंद केजरीवाल ने किया था, तो उसमें ये कहा गया था कि लोकपाल बिल वगैरह आना चाहिए। फिर उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आप देख सकते हैं, आप इनके नाम याद कर सकते हैं। जैसे मी टू मूवमेंट थी, इसमें ये कहा गया था सेक्सुअल हरासमेंट होती थी वर्क प्लेस पे, उसके ऊपर काम किया था वुमेन्स राइट एनजीओ के जर्नलिस्ट हाईलाइट करते थे स्ट्रक्चर को। ठीक है, जल शक्ति अभियान 2019 की बात हो रही है, 2019-20 में CA प्रोटेस्ट हुआ था, और 2020 में कोविड रिलीफ कैंपेन हुई थी। फिर 2021 में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, 2020 से 21 में डिजिटल लाइट कैंपेन की बात हुई, तो 2023 में जो था वह मणिपुर सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट कर रही थी, जो एथनिक वायलेंस वुमेन्स राइट के ऊपर बात हो रही थी। ठीक, नेक्स्ट जो था वो 2024 में जो था कि इन्वायरमेंट जस्टिस के ऊपर अर्बन पॉल्यूशन कार्बन इमिशन की बात हुई थी। और अगर हम देखे जाए कि करंट की हम बात करें तो जनवरी 2025 में जो है एक्समार्ट इंडिया FCRA चार्जशीट हुई थी। 2000 जो अप्रैल की अभी रिसेंटली जो है वह अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद आप देख सकते पॉलिटिशियन रन फॉर सोल्जर। और अगर मई की बात करें, वेस्ट बंगाल टीचर प्रोटेस्ट हुआ था, मणिपुर वुमेन प्रोटेस्ट, और उसके बाद अभी जो हुआ है रिसेंटली आदिवासी प्रोटेस्ट हुआ था असम में, नागालैंड जॉब रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हुआ है, और खालसा मधुरी प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट। तो आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है वो रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन आपको पता ही है कि जब पूरा सिस्टम हिला जाए, जिसमें पॉलिटिकल सोशल या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की फंडामेंटल चेंज, वायलेंस, मास मूवमेंट्स की बात हुई। सबसे पहले जो रेवोल्यूशन की बात की थी वो किसने कहा था, रेवोल्यूशन की बात वो कार्ल मार्क्स ने कहा था। उसने ये कहा कि रेवोल्यूशंस आर द इनकॉम्पिनेंट ऑफ हिस्ट्री। तो आप ये देख सकते हैं टाइप ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें, सबसे पहले है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एंटी कॉलोनियल, कल्चर, टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं, आप ये देख सकते हैं। जो पॉलिटिकल हुआ था 1776 में अमेरिका रेवोल्यूशन हुआ था, जो गवर्नमेंट चेंज और सोसाइटी से के बाद हुई थी। और सोशल की बात करें 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, 1970 में जो रशिया रेवोल्यूशन था हुआ। ठीक, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही थी। और एंटी कॉलोनिज्म की बात करें, गुलामी से आज़ादी की फाइट, वो इंडिया की बात हो रही है 1947 में। अगर कल्चर की बात करें 1966 में जो था चाइना कल्चर रिवोल्यूशन की बात हुई थी, जिसमें सोवियत आइडियोलॉजी बदले। टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिजिटल की बात हो रही है। ठीक, अगर बात करें क्लासिकल रेवोल्यूशन की, इसमें ये कहा गया था कि क्लासिकल थ्योरीज में ये कहा गया था कि ओल्ड इज गोल्ड। कार्ल मार्क्स की जो फाइट थी किसके ऊपर थी, अमीर गरीब के ऊपर बात थी, जैसे क्लास स्ट्रगल, जिसमें पोलिट्रेट और जो थे ब्रुजियाज के ऊपर बात की थी। एग्जाम्पल रशिया रेवोल्यूशन 1917। अगर उसके बाद हम देखें जाएगा नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन हुआ था वो किसको, अलेक्सी दी टोकविलर। इसमें एक्सपेक्टेशन थ्योरी थी, जिसमें उम्मीद ज़्यादा हक कम, उसमें दंगा ज़्यादा था। इसमें ये कह सकते हैं कब ये हुआ था, व्हेन पीपल एक्सपेक्ट मोर देन द वे गेट, फ्रस्ट्रेशन रेवोल्यूशन। एग्जांपल जो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में। अगर देखा जाए कि नेक्स्ट जो था उसमें ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर थ्योरी रेवोल्यूशन, स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन। इसमें ये कह सकते हैं कि
रेवोल्यूशन के बुखार जैसे चले, जैसे भी जिसमें आप जैसे क्राइसिस हो गए, मॉडल फेस आ गए, रेडिकल फेस आ गई और थर्मोडोर की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आप ये देखते फ्रेंच एंड रशियन रेवोल्यूशन। अगर नेक्स्ट की देखें तो उसमें मूरे की बात हुई, जिसमें मिडिल क्लास डिसाइड की बात हुई थी। इसमें मिडिल क्लास में ये कहा गया था डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप को चूज़ किया था। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इंग्लैंड डेमोक्रेसी और रशिया डिक्टेटरशिप। आप इसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश न करें, बस ये देखे जाएंगे किस थिंकर्स ने किसके रिलेटेड बात की है। और आप देख सकते हैं सी फाइव थ्योरी की बात करें, इसमें पीपल माइंड्स की बात हो रही है। इसमें ये देख सकते हैं जेफ डेविंस की जो बात हो रही है, उम्मीद बढ़ी पर रियलिटी गिरी। ठीक, तो उसकी टेड गुरु की बात क्या मिलेगा क्या और मिलना क्या चाहिए, अब ज़्यादा फर्क नहीं धमाका, जिसमें हम कह सकते हैं एग्जाम्पल कौन सी अरब स्प्रिंग जो था इजिप्ट का हुआ था। तो उसके बाद कंटेम्प्रेरी की बात करें, मॉडल की बात करें, उसके बाद जो थेडा स्कोपोल थे, इसमें स्टेट ब्रेकडाउन की बात की थी। इसमें कहा कि जब स्टेट से फेल हो जाए तो लोग उठते हैं, एग्जाम्पल फ्रांस, रशिया, चाइना। अगर सम्यूल हंटिंग की बात करें, इसमें मॉडल बनने पर सिस्टम वीक तोड़ फोड़ हो जाती है, जैसे ईरानी रेवोल्यूशन। अगर जैक गोल्डस्टाइन की बात करें, इसमें जवानी ज़्यादा पैसा कम, इलाइट फाइट रेवोल्यूशन की बात हो रही है। ठीक, आप ये देख सकते हैं कॉम्परेटिक्स में कि कौन थे, थेडास्कोप से, जिसमें कंपेयर रेवोल्यूशन कहा गया था, जिसमें फ्रांस, रशिया और चाइना की बात है। और फिजियोलॉजी में ये कहा गया था कि लोगों को इमोशनल फ्रस्ट्रेशन देखो, जैसे जेम्स की बात हो रही है। और सोशियोलॉजी में जब सोसाइटी को बैलेंस बिगड़ती है, फंक्शनलिज्म के। पॉलिटिकल की बात करें, जिसमें पॉलिटी पावर स्ट्रक्चर, पावर ऑर्डर्स देखो, इसमें चार्ल्स टिली की बात हो रही है। इसमें फिलोसफिकल की बात करें, इसमें फ्रीडम की खोज होती है, रेवोल्यूशन में हैना अरेंट की बात हो रही है। अगर इसमें आपने देखा जाए तो फ्रेंच जो थे 1789 की बात हो रही है, रशियन जो थे 1917 की बात हो रही है, और चाइनीज जो थे 1949 की बात हो रही है, ईरानी जो थे 1979 की बात हो रही थी, और अरब स्प्रिंग थे वो 2011 की बात हो रही ठीक। और अगर देखा जाए ये किसके काम में थे, इसमें ये कहा गया था जो काज हुआ था 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ये इनइक्वलिटी के ऊपर बेस हुआ था उस नेपोलियन के टाइम पे। अगर रशिया की बात करें, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो लॉस हुई थी उसमें यूएसएसआर कम्युनिज्म की जमत हुआ था। अगर हम देखें चाइनीज़ की, तो सिविल वार पूर पेजेंट से माओ कम्युनिस्ट चाइना था, ईरानिया एंटी वेस्ट करप्ट किंग इस्लामिक रिपब्लिक, और अरब स्प्रिंग 2011 में जो हुआ था करप्शन यूथ की बात हुई थी, जिसमें सीरिया वगैरह फेल हुए थे। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक, अगर हम देखा जाए कि रिसेंट और न्यू डेवलपमेंट में आप बात करें, सबसे पहले या डिजिटल रिवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, जिसमें टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक ये चीज़ें आ गई है, जिससे क्या हो गया कि एक डिजिटल रिवोल्यूशन और सोशल मीडिया की अपराइजिंग की बात होगी। जिसमें आप रिसेंटली कह सकते हैं कि किसान जो प्रोटेस्ट हुआ था, ईरान प्रोटेस्ट हुआ था, मतलब डिफरेंट जो भी चीज़ होती है अब सोशल मीडिया पे सामने आ जाती है, तो ये भी एक रेवोल्यूशन है। अगर आप देखा जाए जेंडर और वुमेन रेवोल्यूशन के ऊपर बात हुई थी, जैसे आप देखिए सूडान प्रोटेस्ट हुआ था 2019 में हुआ था, ईरान वुमेन प्रोटेस्ट हुआ था 2022, शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था 2020 में। ठीक, क्लाइमेट रेवोल्यूशन की बात करें, क्लाइमेट के ऊपर बात करना कि उसके ऊपर क्या क्राइसिस है, कैसे ऊपर उसके ऊपर काम किया जाता है। जैसे आप ये चीज़ देखते हैं अरबी अरी फॉरेस्ट प्रोटेस्ट जो हुआ था 2019 में, उससे एक्सटेंशन रिबेलिशन जो थी यूके में हुआ था। तो ये आप चीज़ देख सकते हैं कि कैसे क्लाइमेट के ऊपर भी जो है एक रिवॉल्ट हो रहा है। रिवोल्यूशन होता है कि किसी चीज़ के ऊपर आप खिलाफ वर्जी करें, जैसे आपको लग रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है तो आप उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। उसका डिकोलोनाइजेशन की बात हो रही है कि जिसमें लैंड राइट और कल्चर की बात हो रही है, कैसे उस चीज़ को सेव किया जाए, कैसे उसके ऊपर काम किया जाए। उसके बाद लीडरलेस की बात करें, आज के टाइम पे आंदोलन के कोई भी एक लीडर नहीं होता, प्लानिंग डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ हर एक्टिविस्ट अपना रोल समझता है। जैसे हांगकांग प्रोटेस्ट बी वाटर स्ट्रेटेजी, तो ये कह सकते हैं कि जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है सबसे पहले उसमें लीडर्स का रोल होता है, उसमें लोग समझाते हैं कि कैसे इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कैसे इसके ऊपर काम किया है। लीडर नहीं लहर है, तो उसमें ये कहा जाता था कि लीडर्स के उसको टिक, हम अगर इसके टिक्स को याद रखें तो इसमें ये कह सकते हैं लीडर्स नहीं लहर है। ठीक, और राइट विंग्स पॉपुलिस्ट की बात करें, इसमें ये कहा गया था सिर्फ लेफ्ट विंग नहीं, अब राइट विंग्स भी जनता के नाम पर प्रोटेस्ट और वायलेंस का सहारा लेती है। जैसे आप कह सकते हैं इंडिया में डिबेट और मेजोरिटी पॉपुलिज्म की बात हो रही है, ब्राज़ील में आप देख सकते हैं सपोर्टर प्रोटेस्ट हुआ था 2023, और इसके बाद 2011 में 2021 में जो हुआ था जनवरी में यूएसए में, वो कैपिटल हिल की राइट की बात हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि डिजिटल में की किस डिजिटल की बात हो रही है, वुमेन्स लेट में प्रोटेस्ट, नारी शक्ति की बात हो रही है, सिविल रेवोल्यूशन में जो होता है कि किस यूथ को जो भी इन्वायरमेंट जस्टिस है उसको ठीक किया जाए। और उसके बाद ट्राइबल्स की बात हो रही है, लीडरलेस में होती है, नो सेंट्रल लीडरशिप, फ्लेक्सिबल प्रोटेस्ट होती है। तो उसके बाद राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर काम करते हैं।
अगर हम अब ये जो था हमारा जो टॉपिक था यूजीसी नेट का जो सिलेबस था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वो हमने अब ख़त्म कर दिया। अब जो कुछ टॉपिक्स हैं, मैं अब ये जो टॉपिक्स हैं ये जेके पीएससी 10+2 के जो लेक्चर का एग्ज़ाम है तो उसके उसमें ये टॉपिक्स मेन है, तो मैं वहाँ मैंने देखा तो ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने इनको नहीं पढ़ाया, तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपको ये भी चीज़ अच्छे से हो जाए, जिससे आपका जो 10+2 का भी सिलेबस जो पढ़ रहे हैं वो भी उसके लिए अच्छा से ये ईजिली याद रहे। ठीक, सबसे पहले है जेंडर इन पॉलिटिक्स फ्रॉम वेलफेयर टू एनवायरनमेंट। ठीक, पॉलिटिक्स में जेंडर का मतलब होता है राजनीतिक और पॉलिसी की तरह अलग अलग जेंडर वालों को असर करता है, खासकर महिलाओं और जेंडर माइनॉरिटी को। ठीक, जेंडर इक्वल मतलब जेंडर का यही मतलब होता है ना कि जेंडर के ऊपर कैसे काम किया जाता है, राजनीति की जो होती है उसके ऊपर कैसे एक जेंडर को अलग किया जाता है, कैसे उसके ऊपर मदद की जाती है। तो उसमें ये कह सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट टॉपिक्स या ये जेंडर्स के ऊपर सबसे पहले जो था वेलफेयर अप्रोच हुई थी, वो कब हुई थी 1940 से 1970 में। इसमें ये कहा गया था वुमेन जो थी वो पैसिव बेनिफिशियरी थी, फोकस जो कर रही थी हेल्थ, न्यूट्रिशन, चाइल्ड केयर, नॉट ऑन राइट्स। मतलब इनके सबसे पहला जो काम हुआ था कि इनके ऊपर जो था वेलफेयर के जेंडर इक्वलिटी के ऊपर, सो ये जो उनका फोकस ये था कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा मिलनी, चाइल्ड केयर होनी चाहिए और उसके ऊपर उनके ऊपर राइट्स होना चाहिए। फिर उसके बाद इस दौरान में सिर्फ गरीब और कमज़ोर समझकर उनकी मदद की जाती थी, जैसे राशन, पोषण, बच्चों की देखभाल, अधिकार, फैसला लेने की शक्ति नहीं। तो आप ये कह सकते हैं 1940 से लेके ही जो था 1970 में ये सिर्फ एक उनको हक दिया जाता, मतलब एक ऐसे कमज़ोर गरीब की तरह कहते थे कि उन औरतों को क्या चीज़ चाहिए कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन दो और चाइल्ड हेयर रिक्वायर करें, और राइट्स के बारे में बात नहीं की थी। अगर की फीचर की बात करें तो इसमें चैरिटी की बात हो रही थी, वुमेन्स मदर्स की बात हो रही है, नो पॉलिटिकल एजेंसी की बात हो रही है। ठीक है, उसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही थी। यूएन कमीशन जो स्टेटस हुआ था वुमेन 1946, आप इनकी डेट्स याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक, कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब इसका मतलब जो था स्टार्ट हुआ था, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। जो सेकंड फेज हुआ था वुमेन्स इन डेवलपमेंट, तो अप्रोच 1970 से 1980, यानी इस महिला मतलब इसमें ये कहा गया था रिकोगनाइज वुमेन कंट्रीब्यूशन डेवलप, ट्राई टू इंक्लूड वुमेन्स इन प्लानिंग एग्जीक्यूटिव पॉलिसी। मतलब जिसमें कहा गया था कि इसमें जो थी उनकी पॉलिसी को फ्रेम किया था, उसमें ऊपर काम किया था। इसमें सबसे पहले ये कहा गया था कि की फीचर क्या थे, वुमेन को वर्क प्लेस के ऊपर बात की थी, स्किल डेवलपमेंट की बात की थी, और उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की थी। ठीक है, इसमें एग्जांपल कह सकते हैं सेवा, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जो एसोसिएशन था 1972 में। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, ऐसे बोलते हैं इसका एस्टैब्लिश डेट कब हुआ है। अगर नेक्स्ट हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट जो अप्रोच थी, एम्पावरमेंट अप्रोच थी 1990 में से लेके जो आज तक चल रही है, तो इसमें ये कहा गया था कि नो द गोल इज़ नॉट जस्ट हेल्प वुमेन बट गिव एजेंसी वॉइस पावर इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। इसमें ये कहा गया था कि आज के टाइम पे ये जो कहा गया था कि सिर्फ औरतों को सिर्फ एक मतलब ये नहीं कहा गया था कि उनकी हेल्प करनी है, उनको ये करना था एजेंसी, वॉइस पावर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक सब चीज़ देनी है, जिससे क्या होगा कि वो अपनी जो बात रख सकते हैं। अगर उसकी बात करें, इसमें की फीचर की बात करें, राइट्स जो बेस्ड अप्रोच हुई थी, उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, 33 पर रिजर्वेशन जो पंचायत राज में हुई थी, लीगल प्रोटेक्शन की बात हुई थी, और उसके बाद एजुकेशन, डिजिटल इन्वायरमेंट की बात हुई थी। अगर हम बात करें कि रिजर्वेशन पॉलिसी की, उसमें 73 अमेंडमेंट है, 74 अमेंडमेंट जो पंचायत राज हो गया, और उसके म्यूनसिपलिटी में जो था उनके ऊपर मतलब उनको रिजर्वेशन दी थी 33%। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो था वो 2015 में आया था, और उसके वुमेन लेट्स सेल्फ गवर्नमेंट जो थी उसमें आप ये देख सकते थे IAS 2 सरपंच, मतलब उसका कहा गया था कि ऐसे एक वुमेन्स को सेल्फ गवर्नेंस करना है कि ताकि वो अपनी सक्सेस करे और गवर्नमेंट्स को इकोनॉमी को बेनिफिशियरी अता करे। तो अगर हम चैलेंज की बात करें, सबसे पहले ये जो सबसे बड़े चैलेंज है जेंडर्स में, यह है पैटर्नशिप। सोसाइटी अभी भी महिलाओं को मतलब औरतों को कम समझती है, कि उसमें ये कहा गया है पैटर्नशी होता है कि जो मेल का डोमिनेंस होना, तो उसमें ये कहा गया था कि वुमेन्स को हमेशा नीचे दबका जाता था, नीचे किया जाता है कि वुमेन्स हमेशा जो है वो नीचे घर का काम करेगी, चार दीवारी के अंदर रहेगी। तो और उसके बाद सेकंड जो था पॉलिटिकल टॉक्शन में, इसमें महिला का नाम सिर्फ एक कैंडिडेट बनाया जाता था। जेंडर बजट इशू, इसमें जो था जेंडर जो बजटिंग इशू था उसमें भी इशू आ रहा था। उसके बाद वायलेंस अगेंस्ट पॉलिटिकल इलेक्शन टाइम महिलाओं के धमकी मिलती थी कि वो इलेक्शन पे न लड़े, वो घर में काम रहे, तो ये चैलेंज आ रहे थे। और इसके अलावा भी बहुत से चैलेंज आना स्टार्ट हो गए थे। और उसके बाद फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थॉट की कंट्रीब्यूशन, इसमें कहा गया था कि जो नेक्स्ट जो था उसमें जो चीज़ हुई थी वो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने जो डेमोक्रेसी और इक्वलिटी के ऊपर सिर्फ कागज़ पर नहीं जबकि जेंडर बेस पे बैरियर नहीं तोड़ते जाते। तो इसमें ये कहा गया था, आप इसकी फेमस थिंकर्स की बात कर सकते हैं, जो दिस दी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट
जो था वो कर्लोल पेटमैन की बात हो रही है, उसमें जस्टर इंटरप्रेट जो नैनी फर्सर की बात हो रही है, और सेकंड सेक्स जो था साइमन डी बीरोर की बात हुई। तो ये जो इनके इंपॉर्टेंस फर्क हैं आप देख सकते हैं कि फेमिनिस्ट की थॉट्स कंट्रीब्यूशन की वजह से इसके ऊपर जेंडर्स के ऊपर बात हुई थी, ठीक। अगर हम करंट्स की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि डिजिटल फेमिनिज्म की बात हो रही थी, जेंडर बचने इन इंडिया की बात हो रही थी, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट आया था, उसके बाद ग्लोबल वुमेन लीडरशिप की बात हुई, ठीक। अगर हम देखा जाए कि रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुए, जो रिसेंटली जो वुमेन्स के ऊपर बात हुई, सबसे पहले जो हुई थी वुमेन रिजर्वेशन बिल जो हुआ था 2023 में जो आया था, इसमें ये कहा गया था 103 जो 6 था, इसमें ये कहा गया था कि 33% जो थी रिजर्वेशन जो थी लोकसभा और स्टेट असेंबली में क्या की जाती थी, जो मतलब वुमेन्स को मिलनी थी, ठीक है। और उसके बाद ये कहा गया था कि इलेक्शन कैंपेन की बात हो रही थी, जिसमें ये कहा 2021 से 2022 तक जेंडर के ऊपर जो है काम किया जाए, ठीक। उसके बाद रोल्स राइज ऑफ वुमेन्स लेड डिजिटल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की बात हो रही थी, उसके बाद ट्रांसजेंडर इंक्लूशन इन पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, उसके बाद ऑल वुमेन कैबिनेट की पोस्ट इन स्टेट की बात हो रही, आप ये देख सकते हैं। इसके ऊपर जो वुमेन्स के ऊपर जो थी फेमिनिस्ट पॉलिसी की बात हो रही थी, इंटरसेक्शन पॉलिटिकल की बात हुई थी, और 2020 से 25 में जो था यूएन वुमेन्स इंडियन प्रोग्राम की बात हो रही, ठीक। अगर हम बात करें क्लाइमेट्स की, तो हमने ऊपर पढ़ लिया था क्लाइमेट्स भी जो था वो कैसे एक काम करता था उसके ऊपर वुमेन्स के ऊपर। इसमें ये था कि जो टॉपिक्स हमारा था वो था ए कंपरेटिव पर्सपेक्टिव नॉर्थ एंड साउथ के ऊपर बात हो रही थी। इसमें ये देख सकते हैं सबसे पहले कि ग्लोबल नॉर्थ को जो था उन्होंने डेवलप जो कंट्री तो यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान को कहा गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी जो टेक्नोलॉजी एडवांस थे, और उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 75% थी तो वो हिस्टोरिकल ग्रीन गैस इमिशन था, ठीक। अगर उसके बाद हम कब बात करें ग्लोबल सोर्स की बात करें, इसमें जो थे डेवलपिंग करती है, हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ में थे वो कौन से डेवलप कंट्री थी, जो जिसमें आप अमेरिका, यूएसए, चाइना वगैरह कह सकते हैं जो डेवलप कंट्रीज थी। और उसके बाद ग्लोबल साउथ में हम ये कह सकते हैं जो अभी डेवलपिंग हो रही थी, जिसमें अभी काम चल रहा था। अभी जैसे आप इंडिया की बात कर सकते हैं, नाइजीरिया की बात कर सकते हैं, बांग्लादेश की बात कर सकते हैं, और ब्राज़ील की बात कर सकते हैं, जिनका अभी काम क्या है कि अभी ये काम चल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं नॉर्थ डैमेज साउथ विल पे द प्राइस, मतलब ये कहते हैं कि नॉर्थ जो भी काम करता था साउथ को उसको काम करना पड़ता था, मतलब उसको डैमेज को फुलफिल करना था। अगर कुछ ऐसा काम करते जिससे क्या होगा साउथ के ऊपर जो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर काम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम बात करें एग्जांपल की बात करें, एक रॉ मटेरियल की बात हो रही है, तो आप देखें कि यूएसए या डेवलप कंट्री क्या करती थी, डेवलपिंग कंट्री से रॉ मटेरियल लेती थी मतलब कम दामों पे, और जब वो यहाँ से कम दाम से लेके और वही जब रॉ मटेरियल को इन्होंने प्रोडक्ट की तरफ मतलब कर दिया था, तो वही जब इनको दिया तो वो क्या किया हाई प्राइस की वजह से दिया, जिससे क्या हो गया कि जो सोच जो सोच वाले थे, जैसे हम सोच डायलॉग की बात करें तो सोच ग्लोबल सोच की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि उनको क्या करते हाई पे देना था, जिसकी क्या हो गई थी वो नुकसान हो रहा था, उनकी जो इकोनॉमिक्स थी वो कम से कम होती जा रही थी। अगर हम काज बात करें काज ऑफ द डिवाइड की बात करें, इसमें ये कहा गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th सेंचुरी से शुरू हुआ था फॉसिल फ्यूल यूज़, उसके बाद अभी डेवलपिंग स्टेज में। अगर वेल्थ की बात करें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग, उसमें ग्लोबल साउथ मतलब ये जो था हम बात करें नॉर्थ और साउथ की, मतलब सबसे पहले हम देख सकते हैं ग्लोबल नॉर्थ में हम ये कह सकते हैं 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था फॉसिल फ्यूल यूज़, और ग्लोबल जो साउथ है जो साउथ वाले हैं जो अभी डेवलपिंग कंट्री वाले हैं वो अभी इस स्टेज पे है। अगर हम देखेंगे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है नॉर्थ का, और साउथ का जो था कम वीक है। अगर इमिशन की बात करें हिस्टोरिकल हाई था और इसमें लो था, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि मतलब ये आप ये कह सकते हैं साउथ में जो नॉर्थ में चीज़ हाई है वो साउथ में कम होगी, ठीक। अगर हम बात करें की थ्योरीज की बात करें, सबसे पहले ये था कि कॉमन बेट डिफरेंट सीपर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें 92 में जो यूएनएफसीसी आया था उसके पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसके ऊपर नॉर्थ और साउथ की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट डिफरेंटली हिस्टोरिकल जो थे पोल्यूटेड जो थे वो नॉर्थ थे और शुड बी बियर मोर फाइनेंशियल टेक्निकल बर्डन से, और क्लाइमेट चेंज जस्टिस की बात हो रही थी। अगर रेसेंट जो हम बात करें डेवलपमेंट की बात करें, उसके बाद ये देखते हैं COP जो 28 दुबई में हुआ था, उसमें ये देख सकते हैं लॉस से मतलब हिस्टोरिकल स्टेप उठाया था कि लॉस एंड डैमेज फंड स्ट्रक्चर इन्फ्लाइज होगा डेवलपिंग नेशन के ऊपर, और उसके बाद IPCC जो 6th रिपोर्ट आई थी उसमें वार्म और इरिस्पॉन्सिबल डैमेज की बात की थी, जिसमें कॉल और स्ट्रक्चर कंट्रीज की बात की, ठीक है। अगर क्लाइमेट फाइनेंशियल की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई फेलियर हो जाता था तो उस कंट्री को क्या किया जाता था 100 बिलियन ये प्रोमिस्ड बाय डेवलपिंग कंट्री 12 कंट्री देती थी, चाहे क्या क्या करे वो अपना काम पे काम कर सके, ठीक है।
अगर उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करें, केस की बात करें, इंडिया की बात करें, जो था COT, देन USA सफ़र एक्सट्रीमिट की बात हो रही थी, इसमें बांग्लादेश की BD की बात हो रही, USA यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही थी। शॉर्ट समरी की बात करें, नॉर्थ जो थे बर्न करता था, साउथ चरण करता था। पोल्यूटर सोर्स सफ़र थे, जस्टिस क्लाइमेट्स। हम इसमें ये कह सकते थे, इसमें ये था कि जैसे जो डेवलप कंट्री थी वो अपने काम करती थी, उसके ऊपर जैसे इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि इससे ज़्यादा आप कोई भी काम नहीं कर सकते, जिससे क्या होगा कि जो क्लाइमेट होगा ख़राब होगा। तो वो इसकी ये काम करते थे, वो जो अपना काम करते वो दूसरी डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर बोलते थे आप ये जो है ये अपने हिस्से में ले लें, जिससे क्या होगा, जैसे डेवलपिंग क्या करती थी, अपना जो भी पोल्यूटेंट जो भी था उसको क्या करती थी, वो बोलती थी आप हमारे हिस्सा का कुछ ले लो, तो उसके क्या होगा, हम उनको आपको बेनिफिट देंगे पैसा या कुछ कॉस्ट से, जिससे क्या होगा कि उनको जो होगा जुर्माना वगैरह वो चीज़ नहीं देनी पड़ेगी। ठीक। अगर हम बुक्स की बात करें तो आप बुक्स की बात ये कर सकते हैं, दिस चेंज एवरीथिंग जो थे, एन कलिन की बात हो रही थी, IPC रिपोर्ट जो थी, इंडियन गवर्नमेंट पैनल, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, उसके बाद क्लाइमेट क्राइसिस की बात हो रही है, और UNFCCC के डॉक्यूमेंट्स की और पेरिस एग्रीमेंट्स की बात हो रही है। अगर हम बात करेंगे जो थिंकर्स थे, जो जिन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की, सबसे पहले जो थे हरजीत सिंह जो थे इंडिया के थे, उन्होंने बात की थी कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इंटरनेशनल क्लाइमेट्स की बात की थी। उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लॉस ऑफ डैमेज जो था कॉप जो 27 में हुई थी इजिप्ट में, और कॉप 28 जो थी दुबई में हुई थी, उसमें जो था हेल्प की थी ऑपरेशन को कि कैसे उसके ऊपर काम किया था। रेलिवेंस की बात करें तो ही चैलेंज टू क्लोनिकल रूट क्लाइमेट इनजस्टिस हियर ग्लोबल नॉट टू पे डेब्ट द सोर्स ट्रिक, जो हरजी जो थे हर एवरीथिंग जस्टिस फॉर सोर्स की बात है, ऐसे बात कर रहे थे। हरजी जो थे वो ये चाह रहे थे कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो अगर क्लाइमेट ख़राब कर रही है तो उस सोच को उसके ऊपर पैसा देना चाहिए, उसके ऊपर डैमेज की बात हो रही थी, जो भी काम हो रहा था उसके ऊपर काम करें। तो उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, समीउल हक की, जो बांग्लादेश थे, इनका ये था कि पास अवे इन अक्टूबर 2000, स्टिल इन्फ्लुएंशियल। ठीक। तो अगर बात करें तो ये एक साइंटिस्ट और डिक्टेटर ये एक डायरेक्टर थे, जिन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट की बात की ढाका में। और रिसेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि पुश्ड हार्ड टू क्लाइमेट अडेप्शंस लीडर्स इन वाले, उसके बाद वार्न कर रहे थे ग्लोबल नॉर्थ डिले कर रहे थे इलेक्शन, ये क्लाइमेट एक्शन की वजह से, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे किसके, LL के। अगर हम इसी कोटेशन की बात करें, द वर्ल्ड इज फाइनली हेयरिंग्स बट नॉट इज लिसनिंग। ठीक। अगर एलिमेंट्स की बात करें, इसमें मॉरल स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, तो इसमें हम कह सकते हैं स्लीप जो थे सोथ वॉइस की बात कर रहे थे। ठीक। अगर ट्रिक्स की बात करें तो हरजीत सिंह से वो किसकी बात करें, क्लाइमेट जस्टिस की बात करें, जस्टिस फॉर सोथ की बात कर रहे थे। और सलीम उल हक जो थे वो किसकी बात करें, अडॉप्शन चैंपियन सोथ लीडरशिप की, और उसके बाद अडॉप्शन हक राइट्स की बात करें। ठीक। अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें, सोशलाइजेशन हो गया कि कैसे एक चीज़ के ऊपर सोशलाइज करें, जिससे क्या होगा, आइडिया जैसे डेमोक्रेसी को क्यों ज़रूरी है, सोशलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है। अगर इसमें सोशलाइजेशन की बात करें, इसमें फैमिली आ गई, एजुकेशन आ गई, पीयर ग्रुप्स आ गए, मीडिया आ गए, रिलीजन आ गए, पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, स्टेट आ गए। तो सोशलाइजेशन हो कैसे एक सोसाइटी को आप एक अच्छे से सोशलाइज करेंगे, जिससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, लोगों को एजुकेट दो, लोगों को एजुकेशन दोगे, लोग इस डेमोक्रेसी के बारे में, सोसाइटी के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो यही है। तो अगर हम बात करें इवेंट्स की बात करें, तो इस इवेंट में आप ये कह सकते हैं अन्ना हज़ारा जो मूवमेंट थी, ये प्रोटेस्ट थी, वो भी इसके ऊपर थी, जिसमें ये कहा गया था कि बहुत से जो लोग थे वो क्या करे थे, आ गए थे। ठीक। हम अगर देखा जाए कि थिंकर्स की बात करें, सबसे पहले जो था सोशल डेविड स्टिंग की बात करें, जिसने पॉलिटिकल सिस्टम सर्वाइवल पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात की थी, तो स्टिंग कहते थे कि अगर सोसाइटी की पॉलिटिकल स्टेबल रखने के लिए तो हर नई जनरेशन को लॉयल और अवेयर सिटीजन बनना पड़ेगा। कीवर्ड्स की बात करें, इसमें उन्होंने में सिस्टम थ्योरी की बात की थी, मैंने ऑलरेडी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ये करा दी, आप वो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी मैंने सिस्टम थ्योरी, उसके बाद अल्मोंट की थ्योरी, ये आप देख सकते हैं, जिसमें इनपुट और आउटपुट मॉडल की बात करें। ठीक है। तो उसमें ये कहा गया था ना कि कैसे एक सोसाइटी को आप लिफ्ट करोगे, कैसे सोशलाइज करोगे। ठीक है। उसके बाद ग्लिब अल्मोंड और सिडनी वर्बा की बात करें, जिसकी सिविल कल्चर के रूट से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात होती थी, इसमें अल्मोंड और वर्बा कहते थे कि लोगों की पॉलिटिक्स में एक्टिव होना, या ये नहीं होना कि उनकी पॉलिटिक्स में अपरिंग्स
मालूम होना चाहिए। अगर हम उसकी बुक्स की बात करें, सिविल कल्चर की बात करें जिसमें पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात करें, ये जो मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ें पढ़ाई हैं आप वो क्लास देख सकते हैं। उसके बाद जो सिपाही की जो बुक्स थी डेवलपमेंट्स के ऊपर बात की थी कि कैसे इसके ऊपर कर सकते हैं, कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसकी अगर बुक्स की बात करें तो कौन सी एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें, और उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला गया था कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल चाहिए तो लोगों को सबसे पहले पॉलिटिकल थिंकिंग सीखनी चाहिए। अगर आपको पॉलिटिकल अच्छे से करना है तो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी सक्सेस तभी होगी जब आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी। अगर रॉबर्ट लेनी की बात करें, लेनिन ने कहा था कि पर्सन को पॉलिटिकल ओपिनियन पर्सनल फिजियोलॉजी अपब्रिंगिंग के रिजल्ट होता है। कीवर्ड्स की बात करें, पर्सनैलिटी पॉलिटिकल लर्निंग की बात है इसमें। अगर बुक्स की बात करें, पॉलिटिकल लाइफ्स वाई पीपल गेट्स इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, ये चार ट्रिक्स आप देख सकते हैं। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा थिंकर्स की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कास सनस्टेन की बात करें जिसमें डिजिटल पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात हो रही थी। आजकल यूथ यूट्यूब, इंस्टा और रील्स और व्हाट्सएप से डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें ये कहा गया था डिवाइडेड डेमोक्रेसी एंड रूल इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है। अगर जैनब की बात करें, ऑनलाइन सोशल एक्टिविज्म और यूथ पॉलिटिकल लर्निंग की बात की थी, उन्होंने कहा गया था फेसबुक और ट्विटर से पॉलिटिकल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है स्पेशली ऑथोरिटेरियन रिजीम में। ठीक है। अगर हम ये देख सकते हैं नेक्स्ट जो था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात हो रही थी कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है ज़रूरी है, लोग देना, रैलीज देना, ये चीज़ जो है वो कब से शुरू और क्यों शुरू है। इसका मेन पर्पज़ ये था कि जब डेमोक्रेसी आई तो इस चीज़ का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में लोगों को इन्फ्लुएंस होने लगा, लोगों को एजुकेशन मिलने लगी, जिससे क्या होगा डिबेट वगैरह शुरू होने लगी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने लगी। अगर कन्वेंशन की बात करें, इसमें ये कहा गया था सबसे पहले जो कन्वेंशन आई थी इसमें नॉर्मल एक्सेप्ट वे था वोटिंग कंपेन का, इसमें वोट देना, पार्टी को ज्वाइन करना। और सेकंड जो थी अनकन्वेंशन, इसमें नॉन ट्रेडिशनल, समटाइम इलीगल, समटाइम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक की बात। कन्वेंशन में अगर सिंपल आपने वोट दिया और बात खत्म। सेकंड में ये था, कहा गया था कि आपको वोट भी देना है और उसके बाद आपको प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसा गवर्नमेंट काम कर रही है जिसके आपको नुकसान है, सोसाइटी को नुकसान है, आप उसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये आप भी देख सकते हैं अनकन्वेंशन हो गया जिसके ऊपर आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें लीगल बट पैसिव की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, बट ये क्या था उसके बाद आप एग्जाम्पल की बात करें, इसमें टीवी नेशनल देखना, टीवी न्यूज़ देखना, पॉलिटिकल डिबेट सुनना, तो ये भी एक क्या गया था लीगल बट पैसिव था। और इलीगल की बात करें, इसमें राइट्स, पॉलिटिकल वायलेंस की बात हो रही है। ठीक है। टेररिज्म वगैरह की बात हो रही है। अगर इस टाइम पे हम बात करें तो लीगल पैसिव और कन्वेंशन जो थे वो दोनों चीज़ें चल रही हैं। अगर हम देखा जाए कि फैक्टर अफेक्टिंग जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, सबसे पहले एजुकेशन होनी चाहिए कि बच्चों को एजुकेशन वगैरह दो, जिससे क्या होगी जो डेमोक्रेसी होगी उसके ऊपर काम होगा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी, इनकम जो होगी, जितना पैसा उतना इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में, रिच बिजनेस में जो इन्फ्लुएंस होंगे। अगर उसके बाद पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करें, सोशल मीडिया का अवेयर दो यूथ को, और एज जो थी वो 18 से 60, 30 से 60 प्लस लोग ज़्यादा वोटिंग करते हैं। सोशल बैकग्राउंड्स की बात करें, रिलीजन कास्टिज्म पर रोल करता है, मिनोरिटी जेंट, मतलब ये कहा गया था सोशल बैकग्राउंड की बात करें उसके ऊपर काम करें, लोगों को समझाएं, एजुकेशन दें। ठीक है। अगर हम थिंकर्स की बात करें, रॉबर्ट हॉल जो थे 1961 में उन्होंने बात की थी डेमोक्रेसी तब तक जिंदा है जब तक एक्टिवली हिस्सेदारी करते रहेंगे। उसके बाद अल्मोंट की बात करें, उन्होंने जो उनकी बुक्स थी 1963 में, पॉलिटिकल कल्चर तब भी स्ट्रॉन्ग बनता है जब लोग पॉलिटिकल एक्टिविज्म में शामिल होते हैं। अगर सिडनी वर्बा की बात करें, उसमें पैसा, एजुकेशन, अवेयरनेस ज़्यादा, जितना ज़्यादा पैसा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उतनी ही ज़्यादा। ठीक है। जितना पैसा होगा, जितनी अवेयरनेस होगी, उतने योग्य पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में ज़्यादा काम होगा। इसमें हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऐसा बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि हमारा जो सिलेबस है वो रह रहा है। ठीक है। अगर अरिस्टोटल की बात करें, उसने अपनी पॉलिटिक्स में कहा गया था मैन इज बाई नेचर पॉलिटिकल एनिमल, इंसान फितरत से ही पॉलिटिकल क्रिएट है, मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस में जुड़ा उसका फितरत हक है। तो अलेक्सीज की बात करें, उसमें जो उनकी बुक्स डेमोक्रेसी ऑफ अमेरिका 1835 में, इसमें कहा गया था डेमोक्रेसी तब भी हेल्थी रहेगी जब आम लोग अपना रोल अच्छे से निभाएंगे। और सी डब्ल्यू मिल्स की बात करें, इनकी जो बुक्स थी पॉलिटिकल अलाइड्स थी, कभी कभी पावर वाले लोग आम जनता की पार्टिसिपेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर इनकी कोटेशन की बात करें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज ऑफ्टन लिमिटेड बाय पॉलिटिकल अलाइड्स। अगर वर्बा की बात करें, इसमें वॉइस एंड इक्वलिटी की बात करें, जब तक सोर्स इक्वल नहीं होंगे पार्टिसिपेशन कभी इक्वल नहीं हो सकती। अगर चार्टिक्स की बात करें, डॉल अल्मोंड्स डी सिडनी वर्बा रही। ठीक है। अरिस्टोटल।
अगर हमारा जो लास्ट का टॉपिक्स है उसमें हम देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन साइड। इसमें ये कहा गया था ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो था वो बाउंड्री जो थी हमारे में फ़र्क आने लगा। जैसे आप देखते हैं व्हाट्सअप हो गया, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, तो इससे क्या हो गया कि लोग जो होंगे वो अपलिफ्ट हो गए, लोग जो हो गए अपना काम मतलब अच्छे से कर रहे हैं, जिसमें सॉवरेंटी की बात हो गई, इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट की बात होगी, पॉलिटिकल पावर, सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही, सिक्योरिटी इन कंसर्न की बात होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की बात है, इसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव। पॉजिटिव में ये हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट हो गया, बेटर कम्युनिकेशन होगी, कल्चर एक्सचेंज की बात है, कोऑपरेशन की बात अगर लॉस की होगी कि लॉस ऑफ इकोनॉमिक अनेबल टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री, कल्चर हाजमनी की बात होगी, इंक्रीज इनक्वलिटी की होगी, थ्रेट ऑफ पॉलिटिकल सवरेंटी की बात होगी। अगर रेसेंट की बात करें डिजिटल सवरेंटी की बात होगी, पोलरिज्म की बात होगी और क्लाइमेट पेरिस जो थे उसके ऊपर बात हो रही है। शॉर्ट ट्रिक्स की आप ये देख सकते हैं। अगर थिंकर्स की बात करें तो उसमें ये कैसे अथॉर्नी गिटकिन की बात हो, जो उनकी बुक्स थी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी 1990 में, जो ग्लोबलाइजेशन इन इंटरस्पेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन लिंक डिस्टेंस लोकेटरी। इस ग्लोबलाइजेशन का मतलब दुनिया के दूर दूर के लोग आपस में क्लोजली कनेक्ट हुए। अगर उसके बाद एम बी स्ट्रिगर की बात करें, इनकी जो बुक्स थी वो कौन सी थी, ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन 2030 में। इनका जो कोटेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड इंटरकनेक्शन ट्रांससेंडेंट बॉर्डर के ऊपर नेटवर्क बनाते रहे जैसे दुनिया छोटी सी लगती है। अगर कोई से एस सेनन की बात करें, इसमें ये कहा गया था जो उनकी बुक्स थी द ग्लोबल सिटी की बात हो रही थी 1991 में। ग्लोबलाइजेशन सबसे ज़्यादा सिटी में होता है जहाँ स्टेट की पावर होती है। अगर इमेल वेलस्टाइन की बात करें, इनकी जो बुक थी दी मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 1974 में, अगर इनकी बात करें दुनिया का एक कैपिटल नेटवर्क है जिसमें कुछ कंट्रीज स्ट्रॉन्ग हैं और कुछ वीक्स हैं। अगर रॉबर्ट की बात करें, जोबर्ट नाई की, तो इनकी जो बुक थी पावर एंड इंटरडिपेंडेंस की बात हो रही थी। इसमें ग्लोबल कनेक्शन से स्टेट को कंट्रोल कम होता है लेकिन मिल के काम करने से मौका बदलता है। तो फिर उसके बाद आप रिसेंट थिंकर्स की बात देख सकते हैं। अगले मतलब ये आगे चल के उन्होंने पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं कनेक्शन से डिसाइड होगा। और उसके बाद बी मल्विन की बात हो रही, इसमें बुक इनइक्वलिटी की 2016 की बात हो रही। इसमें जो तो इनकी कोटेशन ये थे कि ग्लोबलाइजेशन क्रिएट विनर्स एंड लूजर विद इन बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन से कुछ कंट्रीज लोग जीत जाते हैं और कुछ हार जाते हैं, ठीक। शॉर्ट ट्रिक्स की आप ये देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि फ्लैश कार्ड की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि किसने रोड किया था मॉडर्निटी जो थी कंसिक्वेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। जिस डिस्टेंस लोकेशन की बात करें, दुनिया के दूर दूर तक लोग कंसर करें, उसमें ऑथेंटिक गोल्डन गिडन की बात करें। अगर हम बात करें व्हाट इज़ द मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फोकस फेमस ऑन ग्लोबलाइजेशन स्टडीज़, तो उसमें ये कहा गया था राइटिंग जो ग्लोबलाइजेशन ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन हाईलाइट नेटवर्क बाउंड्री नेटवर्क बनाते हैं बाउंड्री के ऊपर, ठीक। अगर हिंट्स की बात करें तो अगर नेक्स्ट जो हमारा फ्लैश का मतलब क्वेश्चन की बात करें, विच थिंकर फोकस ऑन सिटीज एज अ की साइड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें स्कारिया सेनन थे जो ग्लोबल सिटी की बात कर रहे थे। ग्लोबलाइजेशन सबसे ज़्यादा सिटी में होता है। अगर इम्यूल वेलिस्टर्न की बात करें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की, इसमें 3 कैटेगरी की बात की थी, कोर, सेमीफेरी एंड फेरिफेरी। ये मैंने ऑलरेडी कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स के मैंने सभी थिंकर्स सभी जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर क्लास ली है, आप आराम से वो पढ़ सकते हैं। इसमें यह कहा गया था दुनिया एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है स्ट्रॉन्ग और वीक कंट्रीज का साथ। अगर नेक्स्ट की बात करें तो उसमें पावर इंडिपेंडेंस की बात कर रही थी जिसमें वीक स्टेट की बात हो रही, रॉबर्ट कॉलिन जोसेफ की बात हो रही जिसमें ग्लोबल कनेक्शन के साथ कंट्रोल कम होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की बात करें उसके प्राग खन्ना के से उन्होंने कहा था कि ग्लोबल पॉलिटिक कनेक्टिव नॉट सेवरेंटी, पावर अब बाउंड्री से नहीं कनेक्शन से आएगी। और उसके बाद लास्ट का जो हमारा क्वेश्चन था उनमें ब्रोविक मोरविक जो थे, आप इसका देख सकते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, उन्होंने कहा था कुछ लोग जीत जाते हैं कुछ लोग हार जाते हैं। तो आज हमारा जो था पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 4 जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आप मैंने जो है यूजीसी नेट और प्लस JKPSC 10+2 जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम है शायद 15 सितंबर से एग्ज़ाम है, तो आप मैंने उसके लिए करा दिए तो आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो है हमारी प्लेलिस्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप शुरू से सिलेबस जैसे यूजीसी नेट का सिलेबस है वो सामने रख के या 10+2 का सिलेबस सामने रख के उसको अपने हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप मुझे नेक्स्ट बताएं नेक्स्ट कौन सा यूनिट हम स्टार्ट करें, जैसे इंटरनेशनल आ गया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी आ गई, या फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स आ गई। तो आप जब ये करोगे तो मुझे बता देना, मैं एक पोल जनरेट कर दूंगा तो आप वहाँ पे बता देना कि कौन सा यूनिट हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।
तो अगर आपको इस टॉपिक्स की PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप्स। तो ये दोनों जो लिंक्स है आपको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन से मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखें।